दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, मॉडर्न इंडिया कैसे तैयार करें कि 7 दिनों के अंदर हमारी तैयारी हो जाए, और सबसे बेस्ट किताब उसके लिए क्या है बच्चों। तो सबसे लिए मैंने आपको बताया था बच्चों पहले कि मैं लक्ष्मीकांत के लिए भी बनाऊंगा कि 7 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट करें। सबसे बड़ा प्रश्न एक्चुअली दुविधा बच्चों के तुम्हारा चाहिए आती है कि सर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इसको कैसे कंप्लीट करें। तो आपके लिए बच्चों ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो यूपीपीसीएस 2024 के लिए, यूपीपीसीएस 2023 मेंस के लिए और आरओ 2023 प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ ही ये यूपीएससी की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो स्पेक्ट्रम कैसे कंप्लीट करें, इसलिए वीडियो है। 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, कोई मुश्किल काम है नहीं। इसके अलावा बच्चों एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 9559088796 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, और जीरो से कैसे ऐसे लिखें इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। नॉमिनल कॉस्ट पर बच्चों स्टार्ट की गई है, और उसकी कॉपी स्वयं मैं चेक करूंगा आपके लिए। मात्र 50 बच्चों के लिए इनिशिएटिव है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मॉडर्न इंडिया सबसे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है बच्चों, और वो आपके सामने मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया है, आप देख सकते हैं। दिस इज अ बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आप सभी लोग देख रहे हैं, और ये आपके लिए क्या है यहाँ पर मैंने दिखाई है। दिस इज द मॉडर्न इंडिया बुक, आधुनिक भारत का इतिहास आप देख रहे हैं, और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ये बुक है। तो दिस इज द बेस्ट बुक एंड रिसोर्स, जिससे सीधे क्वेश्चन बच्चों आपको मिलते हैं पीसीएस और आरओ की परीक्षा में, और इवन यूपीएससी की परीक्षा तक में भी बच्चों आप इसमें सभी प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक, तो पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन भी बच्चों स्पेक्ट्रम से अलग आए और आपने नहीं पढ़ा है, तो एक दो क्वेश्चन में ही बच्चों प्री में सिलेक्शन और रिजेक्शन भी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छे से वो बच्चे समझ सकते हैं जो प्रीसीएस में लगातार 80 से 90 वाले जोन में आ रहे हैं, क्वेश्चंस में 80 से 90 क्वेश्चन वाले जोन में आ रहे हैं लगातार, और प्री नहीं निकल रहा है उनका। और आरओ में लगातार जो वो प्री में रिजेक्ट हो रहे हैं या मेंस में कुछ नंबर से रह जा रहा है। तो एक दो क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत पढ़नी है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए क्या किया है मैंने कि इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपके लिए लिस्ट आउट करके बताए हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पहले तो स्पेक्ट्रम आपको देख लेना है। ये स्पेक्ट्रम की बुक है बच्चों, जो आपके सामने मैंने शो की है, और आप सब देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर इसके आपको पढ़ने नहीं है। पहली चीज, पढ़ना कहाँ से है बच्चों, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सभी बच्चों को 1857 के विद्रोह से पढ़ना है, और स्वतंत्रता और विभाजन तक, और स्वतंत्रता और विभाजन तक बच्चों आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है बस। और केवल इतना आपको पढ़ना है बच्चों। आप सोचिए, इतनी मोटी बुक में केवल इतना आपको पढ़ना है जितना मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ। इतना तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो इतनी मोटी किताब आपको दिख रही है बच्चों, और मात्र आपको पढ़ना कितना है, इतना। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे साइज देख के बुक का डर जाते हैं। डरना नहीं है, पढ़ाई करनी है इसी से, और इसी से बच्चों सिलेक्शन भी लेना है। प्री मेंस पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, आरओ प्री मेंस के लिए सर्वाधिक उपयोगी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत उपयोगी। ठीक, चलिए तो अब बच्चों हम लोग इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। वो तो मैंने साइज बता दिया कितना पढ़ना है। मुश्किल से कुछ पेज है ही नहीं बच्चों, आप समझिए। जो पेजेस की संख्या है वो क्या है, आप सबको मैं दिखा दे रहा हूँ कितनी है। ये सभी लोग आप देख सकते हैं बेटा, सभी लोग देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्वतंत्रता और विभाजन तक आपको जो पढ़ना है वो कितने पेजेस हैं बच्चों। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग जो है 200 पेज के आसपास बच्चों, 200-250 पेज आपको पढ़ने हैं, बस केवल इतना पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो भी मैंने आपके लिए लिस्ट आउट किया है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम ही आपकी बेस्ट बुक है। सीधी सीधी बात है बच्चों, और इसको आपको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, पढ़ ही लेना है। ये पीसीएस की परीक्षा के लिए बच्चों, आरओ की परीक्षा के लिए, और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं बच्चों, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका सिविल सर्विसेज में पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, और यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा एलटी, जीआईसी, जितने भी एग्जाम्स आपके आयोग कंडक्ट कराता है, या लेखपाल वीडियो, सबके लिए बच्चों ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। ठीक, तो कैसे पढ़ना है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये आपके सामने मैंने प्रदर्शित किए। तो पहला बच्चों चैप्टर है 1857 का विद्रोह।
इसको पढ़ना है आपको। और इसको कैसे पढ़ना है, तो मंगल पांडे से विद्रोह की शुरुआत होती है बच्चों, बैरकपुर छावनी आप सबको याद होगा, और वहीं से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत तक लगभग फैल जाता है। और कहाँ पे किसने किसने नेतृत्व किया, जैसे बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में किया, बख्त खान ने दिल्ली में किया, नाना साहब ने कानपुर में किया, तात्या टोपे ने ग्वालियर में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, ये सब आपको ध्यान रखना है। बिहार में आरा में किसने किया बच्चों, तो कुंवर सिंह ने। तो ये सब एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग करके आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है। इसके बाद बच्चों आपका इसके अलावा अन्य विद्रोह भी हैं, जैसे आपका संथाल विद्रोह हो गया, ठीक है, सन्यासी विद्रोह हो गया, ठीक है, कोल विद्रोह हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्या है, मालाबार विद्रोह हो गया केरल का, तो उसके बाद किसान विद्रोह हो गया। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और कब स्टार्ट हुआ, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो किसने किसने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो किसने नेतृत्व किया बच्चों, ध्यान रखिए, सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसने आपको नेतृत्व प्रदान किया। तो नेतृत्व प्रदान करने वाले आपके क्या थे, मैं आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या आए ही ना बच्चों। तो किसने आपका यहाँ पे नेतृत्व दिया, तो इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान दीजिएगा उसको। और विद्रोह कब होता है बच्चों, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बच्चों, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो जैसे आपका आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, इसके बाद रामकृष्ण मिशन हो गया, इसकी स्थापना किसने की, कब स्थापना हुई, इसके अलावा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, देव समाज, प्रार्थना समाज, ये सब की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इतनी ही चीजें पढ़नी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आसान ताकि आपके लिए हो जाए, आपको कोई समस्या आए ही ना, इतना पढ़ लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ तो एक भी प्रश्न बच्चों छूटेगा नहीं पीछे सारों में, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। इसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, एओ ह्यूम ने की, 1885 में हुई। इसके बाद बच्चों कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी थी, ये मेंस में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, कब स्थापना हुई, किसने की, और इसके बाद बच्चों एक चीज मैं मेंस के लिए लिख रहा हूं बच्चों, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आपके एग्जाम में आ सकता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, आप ये पढ़िएगा जब स्पेक्ट्रम, तो आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या थी जिसके तहत कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा बच्चों कांग्रेस की स्थापना के बाद जितने अधिवेशन हुए और उसके अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो इन लोगों ने अध्यक्षता की। पहले अध्यक्ष थे कौन से, व्योमचंद बनर्जी थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, गोपाल कृष्ण गोखले किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कौन सा था। पंडित नेहरू में कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता की। त्रिपुरी में भी चुने गए, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो इतना बच्चों आपको क्या करना है, तैयार करना है कि कौन सा अधिवेशन था इंपॉर्टेंट। मैंने सारे अधिवेशन आपको गिना दिए हैं, यही सारे बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। कॉपी पेन लीजिए और उसकी नोट्स बना लीजिए, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों 1885 से 1905 भारत में मॉडरेट्स का युग था, अर्थात नरमपंथी का युग है। ये कौन सा युग है बच्चों, तो नरमपंथी नेताओं का युग है। तो कांग्रेस का जो आंदोलन था वो नरमपंथी लोगों के हाथ में था, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपके देखने को मिलते हैं शुरुआत में, वे सभी नरमपंथी नेता थे। तो उनके हाथ में ये मॉडरेट्स का काल कहलाता है, 1885 से 1905। इसके बाद 1905 से 1915 बच्चा आपका ये एक्सट्रीमिस्ट कहलाता है, ये गरम पंथियों का काल है, ठीक है। तो गरम पंथी अर्थात गरम दल के नेता तो कौन कौन से थे, इसमें आप सबको पता है, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इतना याद रखिएगा, और अरविंदो घोष, तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाने वाला है, ठीक है। तो लाल, बाल और पाल मैं लिख दे रहा हूं, और ताकि आपको जो है बाकी जितने भी नेता हैं अरविंदो घोष के अलावा, वो सब आपके क्या है, नरमपंथी नेता। याद करने में नाम दिक्कत होती है, तो एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको, लाल, बाल और पाल को याद करिए, और अरविंदो घोष को, बाकी जितने भी हैं वो सब आपके नरमपंथी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए वेरी गुड।
अब आगे बात करते हैं हम लोग 1915 से 1947 तक का जो काल है वो गांधी युग था, और गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी वॉज द मैन जो शुरू से लेकर अंत तक, जब से 1915 में भारतीय राजनीति में उनका आगमन होता है, तब से लेकर आजादी की लड़ाई तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिली, ही वॉज द ओनली मैन जो लगातार जो है सत्य और अहिंसा की ताकत से खड़ा रहा और उसने भारत को आजादी दिलाई। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि उन्हें हम राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अथक प्रयास था और उनको ये पता था कि वायलेंट स्ट्रगल जो है, जो सशस्त्र विद्रोह संघर्ष जो है, वो बहुत दिन तक हम नहीं कर सकते। न क्यों? क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध अगर हम क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए सत्य और अहिंसा का मार्ग लगातार अपना के रखा, और वो अल्टीमेटली जो है वो क्या रहे, वो देश के नायक बनकर उभरे और देश को उन्होंने आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। योगदान सभी लोगों का है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा था जो लगातार जो है आपको एक एंकर की भूमिका में दिखता है। ही वॉज द हीरो ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आप सबको पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपका सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान रहा आजादी की लड़ाई में, जिनके सार्थक प्रयासों से आजादी मिली है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। इसमें इसमें जो गांधी जी के आंदोलन है उनको देखेंगे। पहले महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से जो देखने हैं, सबसे पहले चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान क्या थे, अंग्रेजों से लगान जो अत्यधिक वसूला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उससे परेशान थे। तो आज की बात जो आपके रामचरण शुक्ल जो हैं वो आते हैं गांधी जी के पास। वो कहते हैं कि आप जो है किसानों की मदद करिए। तो गांधी जी ने उनकी आग्रह पर ये प्रस्ताव स्वीकार किया और वहां पर आए, और वहां पर नील के खेती करने वाले किसानों के साथ वो क्या हो गए, चंपारण सत्याग्रह में शामिल हो गए। और धीरे धीरे अंग्रेजों को फिर किसानों की बात माननी पड़ी और लगान को वापस करना पड़ा। ठीक, इसके बाद 1918 में खेड़ा में आपका आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन जाना जाता है। और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल के मजदूरों और मालिकों में बोनस को लेकर विवाद था, उसको भी इन्होंने क्या किया, सुलझाया। तो गांधी जी के शुरुआत के जो 3 आंदोलन हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की और असहयोग आंदोलन की। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक देखने को मिलता है। और खिलाफत आंदोलन बेसिकली क्या था कि जो तुर्की के खलीफा थे उनको अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि हार जिनकी हुई थी तुर्की उन देशों के साथ था, तो उस पद को हटा दिया गया था। इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। और यह खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी को लगा इससे बेहतरीन मौका जो है कोई और नहीं हो सकता कि इसको आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या करने का, बनाने का और बनाए रखने का, जो भारत की आज़ादी में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अंग्रेजों ने के विरुद्ध इन्होंने खिलाफत आंदोलन में क्या क्या नेतृत्व किया, और एक बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है अंग्रेजों को क्या करता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज़ादी की लड़ाई हमें कैसे लड़नी है। ठीक है, और क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, तो गांधी जी ने ये अंग्रेजों को दिखाया। इसके बाद बात करते हैं 1919 से 1922 तक। इसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया। ठीक है, क्लियर है? तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक दांडी मार्च आपका चलता है। और उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून को तोड़ा, और पूरे देश में फिर जगह जगह नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। और वहीं से बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी स्टार्ट होती है, और 1930 में यह आंदोलन स्टार्ट होता है। इसलिए इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में आपका करो या मरो का नारा देते हुए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। और गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजों की नीयत अब नहीं है आज़ादी देने की, और सत्य और अहिंसा से हम इनसे अब आज़ादी ऐसे ले नहीं सकते, तो अब कुछ भी करो, करो या मरो, डू और डाई का इन्होंने नारा दिया। और कहा कि अब आज़ादी की लड़ाई में या तो हम आज़ादी ले लेंगे और या तो इस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो जाएंगे। ठीक है, ये गांधी जी का नारा था और ये गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो हमें देखना है। इसके बाद बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट पहले ही हो चुका था 1939 में। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो नई सुपर पावर एक उभर कर आती है, आपको पता है सबको, अमेरिका और सोवियत रूस। तो इन दोनों के दबाव से और भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के प्रयासों से, पंडित नेहरू के प्रयासों से, सरदार पटेल के प्रयासों से, सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयासों से भारत को आज़ादी मिलती है बच्चों, और भारत 1947 में आज़ाद होता है। क्लियर है? तो जितना हम लोग को पढ़ना है बच्चों, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
जो आपको पढ़नी है 1915 से 1947 में वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा। तो सबसे पहले आपको देखना है चौरी चौरा हत्याकांड देख लेना है, एचएसआरए की स्थापना देख लेनी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें भी हमें क्या करनी है, देख लेनी है इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। और 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप 7 डेज में क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैंने प्लान आपको बताया है बच्चों। अब टॉपिक कितने हैं आप सभी लोग देख लीजिए, शुरुआत से आपको बता दूं बच्चों। तो टॉपिक आपके हैं, देखिए सभी लोग कितने टॉपिक हैं, 1 2 3, मैं गिना रहा हूं आपको, 3 4 5 6 7, इसके बाद बच्चों 8 9 10 11, तो 4 आपके टोटल कितने टॉपिक हो गए बच्चों, तो टोटल 11 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं और इसके अलावा कुछ और बताएं। तो मान लीजिए कितने हो गए, तो 14 टॉपिक्स आपके पास हैं और 7 दिन का समय लीजिए, 14 टॉपिक्स, एक दिन में 2 टॉपिक्स कंप्लीट करिए। 200 के आसपास पेज आपको स्पेक्ट्रम के पढ़ने हैं, पूरे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 7 डेज में आप क्या कर सकते हैं, 14 टॉपिक फिनिश कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के, और स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और उसके बाद बच्चों पूर्वालोकन लगा लीजिए। इसके बच्चों जीएस को रात 10 बजे बच्चों आपको लाइव क्लास भी मिलेगी हर दूसरे या तीसरे दिन, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी घटना चक्र की पूर्वालोकन के करा रहा हूँ। तो अभी भूगोल से स्टार्ट किया है, फिर हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, फिर संविधान करेंगे, फिर विज्ञान करेंगे, फिर यूपी स्पेशल करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण और जनगणना नगरीकरण कर लेंगे। तो ये सब पूरा कंप्लीट आरओ और यूपी पीसीएस का आपको जीएस मिलेगा। रात में 10 बजे का टाइम नोट कर लीजिए। एक वीडियो आपको मिलती है, या तो रिकॉर्डेड होती है या तो लाइव होती है, वो आपकी जीएस के लिए होगी, और सुबह एक वीडियो जो मिलती है आपको वो स्ट्रैटेजी के लिए होगी, और डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आपको मिल रहा है चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्लीटली पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है, सारे इनिशिएटिव निःशुल्क हैं। ऐसे राइटिंग का बैच बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। 9559088796 नंबर है, इसको ज्वाइन कीजिए। और अभी से बच्चों अगर ऐसे लिखना शुरू नहीं करेंगे तो 120 नंबर का ऐसे बच्चों आरओ में आता है, 150 नंबर का पीसीएस में आता है, और ये कहा जाता है बच्चों कि जिसने बढ़िया नंबर प्राप्त किए निबंध में, 150 में से 120 अंक तक बच्चों टॉपर प्राप्त करते हैं निबंध में, पीसीएस में वो एसडीएम बनते हैं। और जिसने आरओ में 120 नंबर का होता है, जिसने आरओ में 100 प्लस नंबर प्राप्त कर लिए, 95 प्लस प्राप्त कर लिए, तो वो आरओ बनता है बच्चों। तो समझिए, ये कहा जाता है कि एसडीएम और समीक्षा अधिकारी अगर बनना है तो ऐसे में नंबर अच्छे लाने होंगे। उसके लिए बच्चों ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लिखना शुरू करिए। जो आपने सोच के रखा है कि नोटिफिकेशन आएगा तब लिखेंगे, नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन में आप परफेक्ट आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे राइटिंग नहीं कर पाएंगे। अभी से लिखना शुरू करिए बच्चों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। 10 टेस्ट पेपर हैं और हर टेस्ट में 3 टॉपिक, मतलब 30 टॉपिक पे आपको एसेज मिलेंगे, उसको आप लिख के दीजिए, स्वयं मैं मूल्यांकन करूंगा, और मॉडल एसेज भी स्वयं मैं अपनी हैंड रिटन आपको दूंगा। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 9559088796 आपका नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।